हेलो एंड वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती। हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां और हमने इस टॉपिक में लास्ट क्लास में देखा कि किस प्रकार ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर हम भारत की अर्थव्यवस्था की जो चुनौतियां हैं, जो गरीबी की समस्या है, उसका निवारण कर सकते हैं। अगर हम पिछले क्लासों में चले, हम पिछले थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर पहला पुराना जो पढ़ा है हमने, तब हमने देखा था कि भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष 3 प्रकार की चुनौतियां हैं। पहले गरीबी, दूसरी बेरोजगारी और तीसरी हमने मुद्रास्फीति देखी थी। तो जो गरीबी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने गरीबी निवारण के उपायों के बारे में चर्चा कर दी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो गरीबी के निवारण हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय अब तक अपनाए गए, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं सरकार ने अपनाए, सरकार ने गरीबी निवारण हेतु क्या क्या प्रयास किए, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपायों में 1970 के दशक से पहले सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु सार्थक प्रयास नहीं किए। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में गरीबी की समस्या आज से नहीं चली आ रही है। पुराने समय से गरीबी की समस्या हमारे देश में व्याप्त है, लेकिन वर्ष 1970 तक, कब तक? वर्ष 1970 तक सरकार ने इसको हटाने के लिए, इसको कम करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। इस गरीबी को कम करने का सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? देखें कि सरकार को यह विश्वास था कि आर्थिक प्रगति के प्रभाव समाज के कमजोर वर्ग तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और गरीबी की समस्या का समाधान आर्थिक विकास के साथ ही स्वतः हो जाएगा। सरकार ऐसे सोचती थी कि हमने क्या किया कि सरकार सोचती थी कि देखो, स्वतंत्रता के बाद हमने आर्थिक नियोजन की अवधारणा को अपनाया था, है ना? आपने पढ़ा होगा आर्थिक नियोजन, हमने प्लानिंग बनाई, योजना बनाई। तो सरकार ने सोचा कि जैसे जैसे देश आर्थिक प्रगति होगी, देश का आर्थिक विकास होगा, उसके साथ साथ उसके जो लाभ है, आर्थिक प्रगति के, आर्थिक विकास के जो लाभ है, वो समाज के कमजोर वर्ग तक भी पहुंच जाएंगे। सरकार का यह मानना था कि जो आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक नियोजन के द्वारा, योजनाओं के द्वारा जो विकास हो रहा है देश का, उसका लाभ समाज के कमजोर वर्ग तक भी पहुंच जाएगा। और सरकार को लगता था जब इसका लाभ कमजोर वर्ग तक पहुंचेगा तो गरीबी की समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। क्लियर है? यह बात सरकार को लगती थी, लेकिन बाद में यह स्वीकार किया गया कि भारत की विकास दर बहुत कम है। जो भारत की जो विकास दर है वो बहुत कम है। भारत के विकास की जो रेट थी, है ना, जिस दर से भारत को विकास होना चाहिए था, वो विकास उस योजनाओं के कारण नहीं हो पाया। हमने पिछली क्लासों में जब योजना के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि योजना जो थी, भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो सफल नहीं हो पाई और उससे जो भारत का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ और हमारी विकास की दर बहुत कम थी तथा इसके लाभ भी अपेक्षित मात्रा में गरीबों तक नहीं पहुंच पाए। हमने जो विकास किया, हमने भारत में जो योजनाओं के द्वारा विकास किया, उसका लाभ भी गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। 1970 के पश्चात गरीबी निवारण हेतु भारत में नई बहुआयामी नीति अपनाई। देखो, वर्ष 1970 तक सरकार ने गरीबी निवारण का कोई भी प्रयास नहीं किया, लेकिन सबसे पहला प्रयास जो सरकार द्वारा किया गया वो 1970 के बाद किया गया और सरकार ने एक नई बहुआयामी नीति अपनाई। क्या कर रही? सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई, नई योजना बनाई, नई नीति बनाई। मजदूरी, रोजगार, स्वरोजगार के अनेक कार्यक्रम चलाए और सरकार ने क्या किया? इस योजना के तहत, इस नीति के तहत लोगों को मजदूरी प्रदान की, लोगों को रोजगार प्रदान किया, लोगों को स्वरोजगार अर्थात खुद का कोई कार्य स्टार्ट कर सके, खुद कोई वर्क कर सके, है ना, ऐसे अनेक कार्यक्रम चलाए तथा रोजगार प्रदान करके गरीबी की समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया। और सरकार ने क्या किया कि 1970 तक तो कोई प्रयास किया नहीं था। सरकार सोचती थी कि जैसे जैसे देश का विकास होगा गरीबी की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब सरकार ने 1970 के बाद क्या किया? गरीबी निवारण हेतु अनेक प्रकार की नीतियां अपनाई और उन नीतियों के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया, स्वरोजगार के, है ना, साधन उपलब्ध करवाए। फिर अब गरीबी अनेक कार्यक्रम चलाए तथा रोजगार प्रदान करके गरीबी की समस्या को समाप्त करने का प्रयत्न किया। आगे देखें, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करके उन्हें जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं कम कीमत पर या मुफ्त में उपलब्ध करवाने की नीति भी अपनाई। देखिए, ऐसा हुआ कि सरकार ने जब 1970 तक कोई प्रयास नहीं किया और जब 1970 में सरकार ने पहला प्रयास किया, सरकार ने क्या किया कि सबसे पहले उन व्यक्तियों की पहचान करने की लिस्ट बनाई, है ना, उनको हम कैसे क्लासिफाई करें कि ये व्यक्ति गरीब है, तो हमें गरीबी रेखा का निर्धारण किया। किसका निर्धारण किया? गरीबी रेखा का। अब गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है वो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, है ना। ऊर्जा के आधार पर, कैलोरी के आधार पर देखा था हमने, आय के आधार पर देखा था। तो बस उसके आधार पर सरकार ने क्या किया? गरीबी रेखा का निर्धारण और ऐसे परिवारों की पहचान की जो कि इस गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, अर्थात उनका जो जीवन का रहने का जो तरीका है
वो क्या है, इस गरीबी रेखा से नीचे है। उन लोगों की क्या की सरकार ने पहचान की और उनकी पहचान करके उनको चिन्हित करके सरकार ने क्या किया, उनको जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक वस्तु है, एक्चुअली गरीब कहते हैं किसको, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, वो गरीब होता है। तो इन गरीब व्यक्तियों को सरकार ने क्या किया, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो सेवाएं हैं, उनको कम कीमत पर या बिल्कुल मुफ्त और निःशुल्क उपलब्ध करवाने का सरकार ने प्रयास किया। और सरकार द्वारा किए गए इन अनेक नीतिगत उपायों से गरीबी में कमी तो आई, लेकिन गरीबी में यह कमी संतोषजनक नहीं है। हालांकि सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, बीपीएल रेखा का निर्धारण कर दिया, सरकार ने अनेक संसाधन जो है, मूलभूत आवश्यकताएं जो है व्यक्ति की, उनको लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया, बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध करवाया। लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए था, जो गरीबी हटनी चाहिए थी, जो सुधार होना चाहिए था देश में, वो नहीं हो पाया, है ना। जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा गरीबी निवारण के उपाय जो सरकार ने अभी तक अपनाए, उनके बारे में हमने अभी बात कर। इससे पहले की क्लास में हमने गरीबी के बारे में पूरा पढ़ लिया था। तो इस प्रकार आपके जो सामने हमारी अर्थव्यवस्था के सामने जो गरीबी की समस्या है, जो प्रमुख चुनौती है, वो यही समाप्त होती है। क्लियर? अब हम आगे बात करेंगे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी और अंतिम चुनौती, तीसरी और अंतिम समस्या, जो कि है बेरोजगारी की समस्या। कौन सी है? बेरोजगारी की समस्या। अब हम बात करेंगे बेरोजगारी की समस्या के बारे में कि एक्चुअली बेरोजगारी की समस्या है क्या, बेरोजगारी किसको कहते हैं, बेरोजगार होता क्या है। तो देखें, कोई व्यक्ति कार्य के इच्छुक हो, अर्थात कोई व्यक्ति कार्य करना तो चाहता हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो, तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं, या इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। समझे बात को? कि सबसे पहली बात कि बेरोजगारी कहते किसको है, बेरोजगार होता कौन है। यानी ऐसा व्यक्ति जो कार्य तो करना चाहता है, ध्यान से सुने बात को, कि ऐसा व्यक्ति जो कार्य तो करना चाहता है, वह कार्य करने के लिए तैयार भी है, कार्य करने का इच्छुक भी है, लेकिन उसको जो है वो कार्य नहीं मिल पाता है। जो कार्य करने के लिए तैयार है वो कार्य नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरोजगार। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो किसी उत्पादक क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है, वह बेरोजगार है। देखो, हमने देखा कि उत्पादन की क्रिया में क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कोई कार्य करता है, मैंने आपको सारी चीजें समझा रखी पहले। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य में जुड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। उत्पादन किसका करता है? वस्तुओं का करता है और सेवाओं का भी करता है ना, वस्तुओं का करता है और सेवाओं का भी करता है। तो इन उत्पादन क्रिया में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ नहीं है, इस उत्पादन क्रिया में कोई व्यक्ति संलग्न नहीं है, इस उत्पादन क्रिया में कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको हम क्या मानेंगे? बेरोजगार मानेंगे। उसको क्या माना जाता है? बेरोजगार। क्लियर है? अब देखें, आगे देखें। भारत युवाओं का देश है, लेकिन यह युवा शक्ति तभी लाभदायक होगी जब इसे उचित रोजगार में नियोजित किया जा सके। क्योंकि हमें पता है हमारा देश जो है, हमारे देश की आधे से अधिक जनसंख्या कैसी है, युवा है, यंग पॉपुलेशन है हमारे देश की। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या किसकी है? बेरोजगारी की समस्या हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या। आगे देखें, अपने गांव या शहर में बहुत से लोग कृषि कार्य में लगे हैं, तो अनेक लोग व्यवसाय में कार्य करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग आप देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी कार्य में जुड़ा हुआ है। तो गांवों के अगर और देखा जाए तो अत्यधिक जो गांवों के जो लोग होते हैं, उनका जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य कार्य है, वो क्या होता है? कृषि होता है। अगर उसके साथ साथ और देखा जाए तो कुछ लोग व्यक्ति जैसे हैं, कृषि के अतिरिक्त बहुत सारे अन्य कार्य भी करते हैं। साथ ही कुछ लोग शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, बैंकिंग है, बीमा आदि सेवाओं में कार्यरत होते हैं। क्योंकि ये तो बेसिक कार्य है व्यक्ति के, ये कार्य बताए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखें। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम से स्वयं धन प्राप्त करता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको रोजगार मिल रहा है, वो क्या करेगा? कार्य करेगा और कार्य करके धन को प्राप्त करता है, तथा वह अपने राष्ट्र के लिए भी उत्पादन में क्या कर रहा है? योगदान कर रहा है। और रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ अनुभव की प्राप्ति होती है। तो जब रोजगार प्राप्त करता है ना, कोई कार्य में लगा हुआ है, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य के बदले उसको पैसा मिल रहा है, तो वो रोजगार है ना। तो उस रोजगार के साथ साथ वो क्या करता है? उसको पैसा तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको क्या होता है? अनुभव भी प्राप्त होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है, ये कैसे इस कार्य को करे, है ना, किस तरीके से इस कार्य को किया जाता है, सारी चीजों का क्या होता है? उसको अनुभव भी प्राप्त होता है, जिससे उसकी कुशलता में, उसकी कार्य कुशलता में क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसे धन तथा कुशलता की हानि होती है। अब जो व्यक्ति बेरोजगार होगा उसको किस किस की हानि होगी? एक तो धन नहीं मिलेगा,
है ना, एक उसको एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा, अनुभव नहीं हो पाएगा, दैट मीन उसको कुशलता की हानि होगी, उसको स्किल की हानि होगी, उसको ट्रेनिंग की हानि होगी, उसको ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी, वो स्किल उसको नहीं मिल पाएगी, तो और वह मानसिक अवसाद का भी क्या करता है, सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक अवसाद का सामना करना ही पड़ेगा। आगे देखें, बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल तथा असामाजिक बना देती है। बेरोजगारी जो व्यक्ति है, एक ऐसी कंडीशन है जो व्यक्ति को क्या कर देती है, अकुशल बना देती है, दैट मीन उसमें स्किल जो थी वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक। और उसके साथ साथ क्या बना देती है, असामाजिक बना देती है। असामाजिक दैट मीन वो समाज में जाने योग्य नहीं रहता, लोग बातें बनाते हैं, है ना, ये कहते हैं कि बैठा बैठा खा रहा है, कुछ कार्य नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या है, स्वयं को अपमानजनक स्थिति से देखता है ना, स्वयं को हीन दृष्टि से देखता है, इसलिए वह कैसा हो जाता है, असामाजिक हो जाता है। बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए क्या है, अनेक हानियों का निर्माण करती है। एक व्यक्ति के लिए हानिकारक कैसे है, क्योंकि उसको आय का कोई साधन नहीं मिल पाता। समाज के लिए हानिकारक क्यों है, क्योंकि समाज का कोई नागरिक जो है वो बेरोजगार है ना। और राष्ट्र के लिए हानिकारक इसलिए है कि बेरोजगारी की स्थिति में अगर उस व्यक्ति को अगर रोजगार मिल जाता तो शायद उत्पादन का स्तर और बढ़ता, उत्पादन और अधिक होता, लेकिन बेरोजगारी के कारण ये हमारे राष्ट्र के लिए भी एक चुनौती। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किस प्रकार बेरोजगारी हमारे देश के लिए एक चुनौती है, तो आपको सारी बातें बतानी पड़ेगी कि बेरोजगारी का सबसे पहले हानि क्या है, कि व्यक्ति को उचित रोजगार नहीं मिल पाता है ना, उसको कार्य का अनुभव नहीं हो पाता है, उसकी कुशलता में धीरे धीरे कमी आ जाती है, वो मानसिक अवसाद का शिकार होता है ना, धीरे धीरे व्यक्ति अकुशल हो जाता है, वह असामाजिक हो जाता है ना। ये सारे कारण आपको समझाने पड़ेंगे कि क्यों हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेरोजगारी एक चुनौती है, क्यों हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेरोजगारी एक समस्या है। जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक का नाम ही यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, तो आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, आगे देखें। बेरोजगारी को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम श्रम शक्ति, कार्य शक्ति तथा बेरोजगारी की दर को समझना है। अब अगर आपको बेरोजगारी समझना है तो उससे पहले आपको समझना होगा कि श्रम शक्ति क्या होती है, कार्य शक्ति क्या होती है और बेरोजगारी की दर क्या होती है। तो इस चीज को हम सबसे पहले समझेंगे। देखें आप, श्रम शक्ति का तात्पर्य, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, श्रम शक्ति क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। इसमें रोजगारशुदा तथा बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं। यानी देखो सीधी बात, श्रम शक्ति कहते हैं किसको है, आपको सीधा समझा देता हूं कि जो व्यक्ति कार्य कर सकता है, जिसमें कैपेसिटी है ना, कि कोई कार्य दिया कि आपको माना कि कोई फैक्ट्री में कोई मशीन चलानी है, तो उस मशीन को व्यक्ति चला सकता है, उसमें कैपेसिटी तो है ना। तो अगर वो उस मशीन को चला रहा है और उसको रोजगार प्राप्त कर रहा है वो, और अगर कोई व्यक्ति उसको रोजगार नहीं मिला है, वो बेरोजगार है, तो रोजगार और बेरोजगार व्यक्ति जो किसी कार्य को कर सकते हैं, है ना, किसी कार्य को करने के लिए क्या है, वो उसमें योग्यता है, उस कार्य को करने की उनमें एबिलिटी है, तो वह व्यक्ति जितने भी है देश की जनसंख्या में ऐसे जितने भी व्यक्ति होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, श्रम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रम शक्ति। बात समझ में आ गई कि श्रम शक्ति का तात्पर्य देश की उस जनसंख्या से है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की क्या करते हैं, आपूर्ति करता है, दैट मींस उस श्रम को उपलब्ध करवाते हैं, है ना। तो श्रम कर सकते हैं, उनके पास इतनी योग्यता है, चाहे वो रोजगार हो प्राप्त हो या बेरोजगार हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ऐसी जनसंख्या को हम कहते हैं श्रम शक्ति कहते हैं। समझ में आ गई बात। देखो आप देखते होंगे, एक तो होता है बाल श्रमिक, है ना। बाल श्रमिक तो कौन होते हैं, जो 18 वर्ष से कम होते हैं। तो बाल श्रमिक को छोड़ दे, अगर देश में आप बाल श्रमिक को छोड़ दें और उसके अतिरिक्त जितनी भी जनसंख्या है हमारे देश की 18 वर्ष से ऊपर जो कार्य करने के लिए योग्य है, जो कार्य कर सकती हैं, जिनमें कार्य करने की योग्यता है, वो सारे क्या होंगे, हमारे देश की श्रम शक्ति होगी। क्या होगी, देश की श्रम शक्ति। बात समझ में आ गई। अब उस बात आती है कार्य शक्ति की, कि कार्य शक्ति कहते हैं किसको। तो प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर वह बेरोजगार हो जाता है, और बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात है। देखो सबसे पहले हमने श्रम शक्ति की बात की, श्रम शक्ति आपको समझ में आ चुकी होगी, आई होप, मैं मानता हूं कि समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो वापस इसको थोड़ा सा बैक करके समझ ले कि सबसे पहली बात कि हमने श्रम शक्ति समझा, अब हम बात कर रहे हैं कार्य शक्ति के बारे में कि कार्य शक्ति कहते किसको है। तो कार्य शक्ति देखो, हमने देखा कि रोजगार प्राप्त और बेरोजगार व्यक्ति ये दोनों किस में आते हैं, श्रम शक्ति में आते हैं। उन दोनों के पास योग्यता है कार्य को करने की, लेकिन उस श्रम शक्ति में से जितने व्यक्ति रोजगार को प्राप्त हैं, जितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, है ना, क्योंकि श्रम शक्ति में रोजगार प्राप्त और बेरोजगार दोनों आते हैं, तो श्रम शक्ति में रोजगार और बेरोजगार दोनों आते हैं। तो उस श्रम शक्ति में से
जितने व्यक्ति रोजगार प्राप्त हैं, जितने व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कार्य कर रहे हैं, वो सारे व्यक्ति किसमें आएंगे? वो सारी जनसंख्या क्या कहलाती है? कार्य शक्ति कहलाती है। श्रम शक्ति क्लियर हो गई। रोजगार प्राप्त व्यक्ति जनसंख्या है वो आएगी कार्य शक्ति में। अब बात कर रहे हैं हम बेरोजगारी की दर की। किसकी बात कर रहे हैं? बेरोजगारी की दर की। तो समझे, प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर वह बेरोजगार कहलाता है। यानी एक व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार है, कोई रेट चल रही है, मजदूरी की रेट चल रही है, लेकिन उस पर वह कार्य नहीं करता है, उसकी कार्य करने की इच्छा नहीं है या वह उसको कार्य नहीं मिल पाता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। यही कहते हैं बेरोजगार। और बात आती है बेरोजगारी की दर की, कि बेरोजगारी की दर क्या है ना, रेट क्या है बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी की दर को मापने के लिए हम क्या करते हैं? बेरोजगार व्यक्ति की जितनी संख्या होती है ना, बेरोजगार व्यक्ति की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से क्या होगा? अनुपात होगा। बात समझ में आ गई कि 10 में से अगर माना 2 व्यक्ति जो है बेरोजगार है, 10 में से 2 व्यक्ति बेरोजगार है, तो आप कहेंगे, आपको कहे बेरोजगारी की दर ज्ञात करो, तो आप क्या करेंगे? उसका अनुपात देखेंगे कि क्या अनुपात रहता है। वो जो अनुपात आएगा, तो वो जो दर आएगी वो क्या होगी? आपकी बेरोजगारी की दर होगी। जैसे 10 में से 2 आ रहे थे, 2/10 × 100 कर दो, 2/10 × 100 कर दो, तो जो आंसर आया वो क्या होगी? आपकी बेरोजगारी की दर। देखो सीधा सा एग्जाम्पल है कि माना श्रम शक्ति कितनी है? 10। यानी कार्य करने के लिए एक देश में, एक गांव में, सिर्फ गांव की बात करते हैं कि 10 व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार है, वो रोजगार प्राप्त है, बेरोजगार है, कैसे भी है, वो कार्य करने के लिए योग्य है, कार्य कर सकते हैं। उसमें से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो बेरोजगार है। क्या है? बेरोजगार, उनको रोजगार नहीं मिला है। और 8 व्यक्ति जो है श्रम शक्ति में से क्या है? कार्यशील है। समझ में आ गई बात कि गांव में जनसंख्या तो माना गांव की 20 है, सीधा सा एग्जाम्पल समझना, गांव की जनसंख्या कितनी है? 20 में से 10 व्यक्ति जो है कार्य करने के योग्य है, वो कार्य कर सकते हैं, वो 18 साल से ऊपर हैं, चाहे वो रोजगार प्राप्त हो या बेरोजगार। तो वो 10 तो क्या कहलाएंगे? आपकी श्रम शक्ति कहलाएगी। उसमें से उस 10 में से 2 व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है, उनको कार्य नहीं मिला है। और जो शेष 10 में से 2 घटा दिए, कितने बचे? 8 व्यक्ति क्या हो गए आपके? कार्य शक्ति। क्या हो गई? कार्य शक्ति। अब बात आती है बेरोजगारी की दर की, कि बेरोजगारी की दर क्या है? कि श्रम शक्ति का अनुपात होती है ना। तो श्रम शक्ति का अनुपात क्या कहलाती है? बेरोजगारी की दर होती है। अब बेरोजगारी की दर के अनुमान 3 अलग अलग दृष्टिकोण, क्रमशः सामान्य स्थिति, साप्ताहिक चालू स्थिति तथा चालू दैनिक स्थिति पर लगाए जाते हैं, जिनका अध्ययन हम उच्च क्लासों में करेंगे। अभी आपकी क्लास काम का नहीं है, इनको छोड़ दें। अभी आगे देखें, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए। अब हमारे यहाँ बेरोजगारी कितनी है, कितनी फैली हुई है, इसका अनुमान लगाने हेतु भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान द्वारा अलग अलग दौरों का आयोजन करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। देखो ये प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान क्या है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि भारत में गरीबी के अनुमान भी कौन लगाता है? यही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान लगाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन लगाता है। उसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान रखें, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है। NSSO क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब ये क्या करता है? ये जो संस्था है हमारे देश की, यह बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करती है, बेरोजगारी के अनुमान लगाती है, और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए इस संगठन ने 2011-12 में 68वां दौर चलवाया। यानी 68वीं बार इन्होंने क्या किया था? 2011-12 में बेरोजगारी के अनुमान लगाए थे। किसने? NSSO ने। क्लियर है? इस दौर में पाया कि सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति 1000 जनसंख्या पर श्रम शक्ति 395 तथा कार्य शक्ति 386 रही, पर 2011-12 के 68वें दौर में सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी की दर 2.3%। देखो इसने क्या किया? अपना जो सर्वे किया, किसने? इस NSSO ने, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान ने अपना जो सर्वे किया, उस सर्वे में पाया कि जो भारत की जो बेरोजगारी की दर है ना, बेरोजगारी के जो आंकड़े इसने लिए, इसने देखा कि जो सामान्य स्थिति है, इसके आधार पर बताया कि प्रति 1000 जनसंख्या पर हमारी श्रम शक्ति कितनी है? 1000 में से 395 तो भारत की क्या है? श्रम शक्ति थी। कब थी? 2011-12। अब देखो 1000 में से 395 श्रम शक्ति कैसे होती? तो देखो 1000 जो लोग हैं, हमारी जनसंख्या अगर माना जाए, उसमें से औसत जो बताए, इसने कहा कि 395 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? कार्य करने के लिए योग्य है, वो कार्य कर सकते हैं, चाहे वो रोजगार प्राप्त हो या बेरोजगार।
और उसमें से भी 386 व्यक्ति ऐसे हैं जो रोजगार प्राप्त है, अर्थात वो कार्य में जुड़े हुए हैं, और उसको इसने क्या कहा, कार्य शक्ति कहा। देखो मैं मानता हूं आपको कार्य शक्ति समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कार्य शक्ति, श्रम शक्ति और बेरोजगारी की दर, तीन चीजें बता रहा हूं, कार्य शक्ति, श्रम शक्ति और बेरोजगारी की दर समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं नया वीडियो बना के आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। फिर बाद में क्या किया इसने, 2011-12 का आदेशों का जो दौरा किया, इसमें बेरोजगारी की जो दर देखी इसने, देखो कार्य शक्ति निकाल दी, श्रम शक्ति निकाल दी, इसने बेरोजगारी की जो दर देखी वो कितनी थी, 2.3% भारत में क्या थी, बेरोजगारी की दर इसने ज्ञात की। किसने, NSSO ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो इस प्रकार हमारा जो बेरोजगारी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही पूरा होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।